बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए अगर मैं आप तमाम नाज़रीन से एक सवाल पूछूं और वो सवाल ये कि कोई एक इदारा मुझे ऐसा बताया जाए, कोई एक इदारा, जस्ट सिंगल वन, कि जो कि साबका सियासी हुक्मरानों के मातहत हो और उसे बतौर मिसाल हम पेश कर सकें दुनिया के सामने कि देखें हमारे माजी के सियासतदानों ने ये इदारा इस कदर तवाना बनाया है और इस कदर डिसिप्लिन बनाया है और सियासी असर व रसूख से आज़ाद बनाया है कि पूरी दुनिया को हमारे सियासतदानों के इस एक बनाए हुए इदारे की तकलीद करनी चाहिए। कोई एक इदारा ऐसा आप मुझे बताएं। पुलिस से लेके आप जितने भी हॉस्पिटल्स तक जाएं, इवन के मैं क्या क्या नाम गिनाऊं, सैकड़ों हज़ारों इदारे हैं, कोई एक इदारा अगर आप में से कोई मुझे बता सके। लेकिन उस सब के बावजूद एक इदारा ऐसा है पाकिस्तान में जिसकी आप मिसाल दे सकते हैं और जिस पे आप बजा तौर पे फ़ख्र का इजहार कर सकते हैं और पूरी दुनिया में सर उठा के आप फ़ख्र का इजहार कर सकते हैं, और वो है पाक फ़ौज का इदारा। पाक फ़ौज का जो डिसिप्लिन है वो मिसाली है और पूरी दुनिया में आप पेश कर सकते हैं और उस पर बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र भी कर सकते हैं। चुनांचे माजी में हमेशा ये भी कोशिश होती रही कि किसी तरह इस इदारे को भी अपने मातहत कर दिया जाए और इसे पंजाब पुलिस बना दिया जाए। चुनांचे मैं आज की वीडियो में ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं मुस्तनद जो हवाले हैं वो भी आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूं, क्योंकि ये सेंसिटिव नौइयत के मामलात होते हैं तो वो मोहताज दलील होते हैं और उसके लिए एक रेफरेंस, मुस्तनद रेफरेंस पेश करना ज़रूरी होता है। और इस किस्म के वीडियो से मेरा मकसद लोगों में एक किस्म का सियासी और सियासी तारीख़ी शऊर जो है, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो कि क्या कुछ होता रहा है बैकग्राउंड में और सामने आकर ये लोग हमारे सामने किस कदर मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। चुनांचे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब इसका जो पाक फ़ौज है, जो इंतहाई डिसिप्लिन्ड और इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म इदारा है, उसके 2 जर्नल्स को भी बाकायदा लड़ाने की साजिश की गई थी। ठीक है, यानी एक हालात खून खराबे तक पहुंच सकते थे और ये एक ऐसी अटैम्प्ट थी कि जिससे यकीनन अगर ऐसा हो जाता तो आप बताइए कि दूसरे तमाम इदारों की तरह पाक फ़ौज का भी हाल हो जाता और आज हम बजा तौर पर उस पर फ़ख्र न कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने इंतहाई सूरत के साथ और इंतहाई हिकमत अमली के साथ उस सूरत हाल पर भी काबू पा लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन, ये किताब है, इसका हवाला मैं आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर में पेश करता हूँ और वो ये है कि 11 अक्टूबर 1999 शाम 3 बजे नवाज़ शरीफ साहब मुल्तान में जलसे का इख्तिताम करते हैं और 11 अक्टूबर 3 बजे शाम को नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद उतरते हैं तो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा से अपनी गाड़ी में वज़ीर आज़म हाउस चलने को कहा। रास्ते में जब नवाज़ शरीफ ने सेक्रेटरी दिफा को बताया कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते थे कि एक एलामिया जारी किया जाए कि परवेज़ मुशर्रफ को बर्खास्त कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को उनकी जगह आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। यानी ये गाड़ी में बैठ के जलसा ख़त्म होता है और उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब सेक्रेटरी दिफा से अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि उसको मैं बर्खास्त कर रहा हूँ और इनको जो है ना आर्मी चीफ लगा रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे पंजाब पुलिस का DIG हो या SP हो या SHO हो, ठीक है, इस तरह आप एक दुनिया की 7वीं बड़ी जो एटमी रियासत है उसके सरबराह को उसको आप इस तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा उनसे बार बार पूछते रहे कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हाल ही में रिटायर्ड होने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और साबिक चीफ ऑफ स्टाफ भी वो फ़ौज के नब्ज़ शनास थे। उन्होंने वज़ीर आज़म को नसीहत की कि गैर आइनी तरीके से आर्मी चीफ के, यानी कि फ़ौज के सरबराह के बर्खास्त होने का फ़ौज के मोराल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वज़ीर आज़म मुसर रहे, बज़िद रहे और इसरार किया कि उनके अहकामात पर अमल किया जाए। इफ्तिखार अली ख़ान ने, जो चौधरी निसार अली ख़ान के भाई थे, ने जब देखा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपने फ़ैसले पर कायम है तो उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें कोई तहरीरी हुक्म दिया जाए। कुछ देर बाद जब कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हुई तो नवाज़ शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिटायर्ड करने और
लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को उनकी जगह फौरी तौर पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने के मुतालिक एक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। उस वक्त मुल्क के सदर रफ़ीक तारड़ थे, जो नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ के ज़ाती दोस्त और नवाज शरीफ के खैरख़्वाह थे। रस्मी कार्रवाई के तौर पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के पहलू में वाक़ ऐवान सदर जाकर वो हुक्मनामा रफ़ीक तारड़ को भी दिखाया। नवाज शरीफ और रफ़ीक तारड़ के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली इस मुख्तसर मुलाकात में उस वक्त के सदर मुमलिकत ने नवाज शरीफ के फ़ैसले की ज़बानी तौर पर तौसीक़ की और उनकी तरफ से तैयार करदा हुक्मनामे पर सिर्फ सीन लिखा और नवाज शरीफ कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस लौट आए और इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को उन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। बहरहाल अब आगे देखें ये किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है जो मैं अभी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि बहरहाल 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। चूँकि ये सारा काम इंतहाई उजरत में किया गया था, इसलिए हुकूमत GHQ से नए आर्मी चीफ की तरक्की के लिए दरकार पीतल के बैजेस तक न मंगवा सकी। यानी एक आर्मी चीफ को लगाया है और आपके पास आर्मी चीफ की तरक्की के लिए जो पीतल होते हैं, जो बैजेस होते हैं, वो दरकार होते हैं, वो तक भी नहीं थे और आर्मी चीफ आपने अपॉइंट कर दिया। इस कमी को पूरा करने के लिए नजर इंतखाब वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक पर पड़ी और उनके कंधे से पीतल के बैजेस उतार कर ज़ियाउद्दीन की वर्दी में कैंची से सुराख करके लगा दिए। आप बताइए, आर्मी चीफ आपने लगाया, इस तरह लगाते हैं आप। अच्छा, और इससे आगे क्या होगा? इस तरह आगे क्या हुआ? इस तरह ज़ियाउद्दीन 4 स्टार जनरल बन गए और ब्रिगेडियर जावेद मलिक अपने कंधे पर बाकी रह जाने वाले बैजेस से कर्नल बन गए। यानी खड़े खड़े आपने बैजेस तक ये सरकारी ये एक आर्मी चीफ की जो आप तौकीर देखें कि किस कदर की जा रही है कि कैंची से सुराख करके और जावेद मलिक के कंधे से उतार के उनके कंधे पे लगा रहे हैं और वो जो दूसरा ब्रिगेडियर से कड़े कड़े जो है वो बन गए। इस तरह तरक्कियाँ मिलती हैं, इस तरह। यानी आप एक डिसिप्लिन इदारे को, जो मैंने कहा ना कि कोई एक इदारा बता दे, ये हाल करते हैं इदारों के साथ, इसलिए एक इदारा भी इन्होंने सही नहीं बनाया। ठीक है, उजलतों में किए जाने वाले इस काम की टीवी पर कवरेज के लिए पहले से एहतमाम किया जा चुका था। जब नवाज शरीफ ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाने के लिए उनके कंधे पर बैजेस लगा रहे थे तो वहाँ PTV की एक टीम मौजूद थी। इस मरहले से फारिग होने के बाद PTV के चेयरमैन परवेज़ रशीद ने शाम 5 बजे TV पर यह खबर चलवा दी कि हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को बर्खास्त करके ज़ियाउद्दीन को फ़ौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। खैर, उस पर आगे चलें कि उससे आगे क्या होता है कि फ़ौज को खबर मिलती है और परवेज़ मुशर्रफ साहब अभी फ़ज़ाओं में होते हैं और उनके जहाज़ का रुख मोड़ने की बात कर दी जाती है। हत्ता कि ये तक कह दिया जाता है कि अपने पड़ोसी मुल्क में उसका जहाज़ का रुख कर दिया जाए। ठीक है, तो उस वक्त ज़ाहिर है फ़ौज अपने जो हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ है इस कदर बेतौकीरी उसकी बर्दाश्त कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक लीगल प्रोसीजर होता है, तो उस वक्त फ़ौज हरकत में आती है और शाहिद अजीज़ और 3 ब्रिगेड के कमांडर सलाहुद्दीन सत्ती, कर्नल शाहिद अली और जावेद सुल्तान ने नहायत अहम किरदार अदा किया और वो आते हैं, पोजीशन संभालते हैं, वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाते हैं। ठीक है, और फ़ौज का एक दस्ता पहुँच जाता है जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखें, इस बहस व तकरार के दौरान जब फ़ौज का एक दस्ता पहुंचता है, ज़ाहिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे, तो एक कानूनी तरीके से हटाने का एक प्रोसीजर होता है, एक नार्म्स होते हैं। इस बहस व तकरार के दौरान ज़ियाउद्दीन और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली के सिपाहियों ने एक दूसरे पर असलहा तान रखा था। ठीक है, तो फ़ौज पहुँचती है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में, ज़ाहिर है उनके आर्मी चीफ तो वही थे और हटाने का भी एक तरीक़ाकार था। तो ज़ियाउद्दीन के साथ जो फ़ौज एहलकार मौजूद थे और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली के सिपाही ने एक दूसरे पे असलहा तान रखा था। इन हालात में किसी तरफ से होने वाला एक फायर न जाने किस कदर खूनरेज़ी का बायस बन सकता था। इस सूरत हाल में अचानक SSG का एक मज़ीद हिफाजती दस्ता वज़ीर आज़म हाउस के करीब पहुँचता है और शाहिद अली ने उन्हें फ़ौरन पोजीशन लेने का हुक्म जारी किया और उसके बाद जो है वो हालात जो है वो गुफ्त शरीद के ज़रिए हल कर लिए जाते हैं। अब आप बताइए कि क्या ये एक आर्मी के अंदर एक बगावत की सूरत हाल कायम करने की कोशिश थी कि आप खड़े खड़े जो है ना एक उनके वर्दी में कैंची से सुराख करके और आप जो है ना वो जावेद मलिक के जो ब्रिगेडियर है उनके बैजेस उतार के पीतल के
वो उनके कंधों पे लगा दे और वो ब्रिगेडियर से कर्नल बन जाए, और इनको आपने आर्मी चीफ बना दिया, और दूसरे आर्मी चीफ को आपने जो है ना जो हाजिर सदस्य आर्मी चीफ है उनको हवाओं में ही जो है ना आपने मुअल्लक कर दिया, और जहाज़ को मोड़ने का हुक्म दे दिया कि आप इसको जिस तरफ चाहें इंडिया ले जाएं, जिस तरफ ले जाएं। तो आप बताइए, ये इदारों के साथ जब इस तरह तकर्रियाँ और तबादले की जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्नल शाहिद अली और जनरल ज़ियाउद्दीन साहब के जो फ़ौजी अधिकार थे उन्होंने दूसरे पे असलहा तान लिया था, गोया उन्होंने फ़ौज में एक दो जनरलों के दरमियान रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की और लड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ौज ने इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ये तमाम तर जो है ना हालात को भी कंट्रोल कर लिया, और शुक्र है कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये जो एक वाक़या है ये मैंने आप लोगों के सामने पेश किया नाज़रीन। मैं ये राइटर, ये पेज नंबर है 32, 33, 34, 35 और 31 वगैरह और 30, 29, ये तमाम पेजेस हैं इस किताब के, और ये बड़े अच्छे राइटर हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस राइटर की किताबें आप ज़रूर पढ़ा करें। ये है परवेज़ मुशर्रफ, फ़ौजी आमरीत से जमहूरी आमरीत तक, और ये मुनीर अहमद साहब की किताब है, ये उनकी पिक्चर है मुनीर अहमद साहब की। तो उनकी तकरीबन जितनी भी किताबें हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से हैं, तो उसका मुताला ज़रूर करना चाहिए, बहुत क्रोनोलॉजिकल आर्डर में और इंतहाई सहल अंदाज से वो किताबें लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चंद किताबों के नाम बता देता हूँ। पाकिस्तान के सियासी इतिहाद, फ़ौज और अदलिया, जर्नैल शाही, नवाज शरीफ मुजरिम, बहरानों का दौर, गद्दार कौन। ठीक है, इसके अलावा क्या पाकिस्तान टूट जाएगा, और अल्ताफ़ हुसैन, MQM, और बहुत सारी किताबें हैं। उनकी एक लंबी तवील फहरिस्त है, तो उसकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए मुताले के लिए और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की से वाक़फ़ियत के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पे और इससे रिलेटेड दूसरे जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बात करने के लिए आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।